नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को संवितरित किए गए ऋणों और अब तक बकाया ऋणों का ब्यौरा क्या है। ग्रामीण गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं। स्वयं सहायता समूहों को दिए गए बैंक ऋणों में गैर निष्पादनकारी आस्तियों यानी एनपीए का प्रतिशत कितना है। इस सवाल का जवाब ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्बासानी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक बैंकों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को संवितरित किए गए कुल ऋण राशि 11,10,945 करोड़ रुपए है और बकाया राशि 3,342 करोड़ रुपए है। ग्रामीण गरीबों के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें मिशन कई कार्यशालाओं, परामर्श मंचों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से रणनीतिक और परिचालन स्तर पर वित्तीय नियामकों और वाणिज्यिक बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें मंत्रालय के अनुरोध पर प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों और लघु वित्त पोषण बैंकों के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों पर एक मास्टर परिपत्र जारी किया जाता है। इस प्रकार का परिपत्र नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी बैंकों के लिए जारी किया जाता है। ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हर साल आयोजित की जाती है, जिसमें बैंकों के प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, वित्त मंत्रालय के वित्तीय समावेशन विभाग के निदेशक, विश्व बैंक, अन्य सरकारी विभागों के प्रतिनिधि और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के राज्य मिशन निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, निजी बैंकों के महाप्रबंधकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी बैंकों और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के अध्यक्षों के साथ समय समय पर SHG बैंक लिंकेज पर परामर्श बैठक आयोजित की जाती है। लक्ष्यों को अंतिम रूप देने से पहले ऋण लक्ष्य नियोजन किया जाता है और प्रभाग भारतीय बैंक संघ मुख्यालय मुंबई में प्रमुख बैंकों के साथ एक बैठक आयोजित करता है। इसके बाद बैंकों की क्षमता, ऋण वृद्धि की प्रवृत्ति और उनकी पहुंच के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्य के आधार पर राज्यों ने जिला, ब्लॉक और शाखावार लक्ष्य तैयार किए हैं, जिन्हें अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समक्ष रखा जाता है। जिला स्तर पर समर्पित कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साथ ही शाखा स्तर पर बैंक सखियों की तैनाती की गई है। बैंक सखियों और मिशन के कर्मचारी लिंकेज के लिए पात्र स्वयं सहायता समूहों की सूची तैयार कर रहे हैं और समीक्षा, संवर्धन सहित ऋण आवेदन जमा करने में सुविधा प्रदान कर रहे हैं और लंबित ऋण आवेदनों को मासिक रूप से पोर्टल पर अपलोड करके आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा ऋणों की नियमित पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित वसूली तंत्र की स्थापना की गई है। स्वयं सहायता समूहों के बैंक लिंकेज की प्रगति की निगरानी और स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक ऋण के पुनर्भुगतान पर नजर रखने के लिए एक समर्पित पोर्टल NRLM SHG बैंक लिंकेज पोर्टल विकसित किया गया है। ये पोर्टल अपना सारा डेटा सीधे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान से प्राप्त करता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित सहकारी बैंक जो स्वयं सहायता समूह को ऋण देते हैं, मासिक आधार पर पोर्टल के साथ डेटा साझा कर रहे हैं। SRLM और बैंकों को जमीनी स्तर पर प्रगति की नियमित निगरानी में सहायता के लिए विभिन्न प्रदर्शन और प्रबंधन रिपोर्ट पोर्टल पर डाली जाती हैं। बैंकरों को उनकी क्षमता निर्माण और योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, अभिविन्यास प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने DAY NRLM के अंतर्गत महिला और स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण के लिए विस्तृत निर्देशों वाला मास्टर परिपत्र जारी किया है और RBI द्वारा जारी मास्टर परिपत्र की प्रति इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लिंक पर आप सभी जानकारी देख सकते हैं और नाबार्ड द्वारा जारी परिपत्र पर जो भी जानकारी उपलब्ध है, इसके लिए एक लिंक बनाया गया है। इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस लिंक को देख सकते हैं। इस लिंक पर आप सभी जानकारी ले सकते हैं। बैंकों द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों पर गैर निष्पादनकारी आस्तियां यानी NPA 1.76% है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है गुजरात में डेयरी सहकारी विकास से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद देवू सिंह चौहान ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा कि गुजरात में अमूल और अन्य प्रमुख सहकारी समितियों के योगदान सहित डेयरी सहकारी समितियों की स्थिति क्या है।
क्या सरकार ने गुजरात में डेयरी सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति या वित्तीय सहायता शुरू की है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? और इन पहलों का गुजरात में दूध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है? इस सवाल का जवाब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल के अनुसार गुजरात में 15,740 डेयरी सहकारी समितियां कार्यशील हैं। गुजरात में एक सुविकसित डेयरी सहकारी नेटवर्क है जिसका नेतृत्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड अमूल करता है, जिसमें 18 जिला संघ और 36 लाख से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में गुजरात में अमूल अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से हर रोज लगभग 250 लाख लीटर दूध का प्रापण करता है, जिससे गुजरात देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक बन गया है। आज 36 लाख किसानों के स्वामित्व वाला ब्रांड अमूल 11 अरब अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपए में अगर इसे देखें तो ये रकम 90,000 करोड़ रुपए बनती है। वार्षिक ब्रांड बिक्री कारोबार के साथ भारत की सबसे बड़ी FMCG इकाई है। अमूल को दुनिया के सबसे सशक्त खाद्य और डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है और सालाना 24 अरब पैक बिकने के साथ ये दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रांड है। GCMMF द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना आधुनिकीकरण, मूल्यवर्धन सुविधाओं, नस्ल सुधार, चारा विकास और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है। पिछले 7 वर्षों में NPDT के अंतर्गत गुजरात को 515 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 315 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 2052 बल्क मिल्क कूलर, 4,309 स्वचालित दुग्ध संग्रहण प्रणालियां और 1,000 दूध में मिलावट का पता लगाने वाली मशीनें स्थापित की गई हैं। DIDF और AHIDF के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं में प्रसंस्करण संयंत्र विस्तार, UHT लाइनें और दूध पाउडर सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात सरकार ने 12 और 50 दुधारू पशुओं वाली डेयरी फार्म इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करके युवा और किसानों के लिए रोजगार सृजन की योजना भी लागू की है। पिछले 7 वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत गुजरात सरकार ने गुजरात के दुग्ध उत्पादकों को 198.5 करोड़ की सहायता प्रदान की है। इन उपायों से गुजरात में दूध का प्रापण 2001-2002 के लगभग 50 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 250 लाख लीटर प्रतिदिन यानी 5 गुना हो गया है। साथ ही डेयरी किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है। पिछले 15 वर्षों में किसानों को भुगतान किए जाने वाले दूध के दामों में 140% की वृद्धि हुई है। इससे दुग्ध संघों की प्रशीतन क्षमता और दूध प्रापण क्षमता को बढ़ाने में उल्लेखनीय मदद मिली है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है BT कपास को अपनाने के प्रभाव से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव और गिरिधारी यादव ने। इन सांसदों ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या ये सच है कि 10 वर्ष पूर्व हमारे देश से कपास का निर्यात होता था और अब हम कपास का आयात कर रहे हैं? क्या ये सच है कि पारंपरिक कपास के बजाय BT कपास अपनाने के बाद से हमारे देश की कपास के लिए अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ गई है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है? इस सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आयात और निर्यात घरेलू कपास आपूर्ति और वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं के बीच असंतुलन को दूर करने के लिए एक संतुलन तंत्र का हिस्सा है जो वैश्विक वस्त्र बाजार के भीतर काम करता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में कपास का औसत आयात लगभग 20 लाख गांठ रहा है, जो देश के औसत कपास उत्पादन का लगभग 6% है। अधिकांश आयात या तो विशिष्ट कपास की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है या ब्रांडों वाले उद्योग द्वारा बैक टू बैक व्यवस्था के लिए किया जाता है। कपड़ा मंत्रालय के भारतीय कपास निगम के अनुसार कपास सीजन 2014-15 के दौरान कपास का उत्पादन 386 लाख गांठ, खपत 309.44 लाख गांठ, आयात 14.39 लाख गांठ और निर्यात 57,72,000 गांठ का हुआ था। जबकि कपास सीजन 2024-25 में कपास का उत्पादन 294.25 लाख गांठ, खपत 318 लाख गांठ, आयात 25 लाख गांठ और निर्यात 18 लाख गांठ होने का अनुमान है। ये दर्शाता है कि कपास सीजन 2024-25 में घरेलू खपत उत्पादन से अधिक हो गई है, जो आयात में वृद्धि और भारत से कपास के कम निर्यात के कारणों में से एक है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आयातित वस्त्र अपशिष्ट से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोप से पुनर्चक्रण के लिए पानीपत में आयात किए जाने वाले वस्त्र अपशिष्ट की मात्रा क्या है? क्या ऐसे अपशिष्ट की खतरनाक सामग्री के लिए जांच की जाती है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? क्या इस प्रथा को खतरनाक अपशिष्ट संबंधी नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है? अगर हाँ तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
इस सवाल का जवाब वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत विशेष रूप से पानीपत जैसे क्लस्टरों में वस्त्र रिसाइकलिंग उद्योग स्थापित होने के कारण वस्त्र अपशिष्ट का आयातक है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार पानीपत में प्रतिदिन लगभग 3000 टन वस्त्र अपशिष्ट का प्रसंस्करण होता है। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार संचालन नियम 2016 अधिसूचित किए हैं, जो रिसाइकलिंग, रिकवरिंग, पुनः उपयोग और उपयोग के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के आयात की अनुमति देते हैं। HOWM नियम 2016 के नियम 13-10 के प्रावधानों के अनुसार बंदरगाह सीमा शुल्क किए जा रहे खतरनाक और अन्य अपशिष्ट के साथ संचालन दस्तावेज निर्यातक देश द्वारा मान्यता प्राप्त या मान्यता प्रयोगशाला से अपशिष्ट के विश्लेषण की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न हो। इसके अलावा नियमों की अनुसूची 7 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या प्रदूषण नियंत्रण समितियों को अन्य ड्यूटी के अलावा अधिकार प्रदान करने और नवीकरण करने, इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करने और इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने की ड्यूटी सौंपी गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से। इस सवाल को पूछा है अजय भट्ट ने। अपने सवाल में उन्होंने गृह मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने भारत चीन, भारत पाकिस्तान और भारत नेपाल सीमा पर सुदूर गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। अगर हाँ, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक चिन्हित किए गए गाँव की संख्या क्या है और इन गाँव का ब्यौरा क्या है जहाँ इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य शुरू किया जा चुका है। इन गाँव में सड़क, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कौन कौन से अवसंरचना विकास कार्य विशेष प्रयास से किए जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के किसी सीमांत जिले को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है? अगर हाँ, तो संबंधित राज्य के चयनित गांव की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 19 जिलों की उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 को स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ में 662 सीमावर्ती गाँव की प्राथमिकता पर व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। राज्यवार गांव की संख्या में अरुणाचल प्रदेश में 455, हिमाचल प्रदेश के 75, सिक्किम के 46, उत्तराखंड के 51 और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के 35। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फोकस्ड क्षेत्रों में हस्तक्षेप के माध्यम से चिन्हित गांव में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार, कौशल विकास और उद्यमिता, क्षमता का निर्माण और कृषि, बागवानी, औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों की खेती सहित सहकारी समितियों के विकास द्वारा जीविकोपार्जन के अवसर निर्माण की परिकल्पना की गई है। हस्तक्षेप के क्षेत्रों में असंबद्ध गांवों को संपर्क प्रदान करने के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा की उपलब्धता, टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क भी सम्मिलित है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गाँव में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही PVP 1 के अंतर्गत कवर की गई उत्तरी सीमा के अलावा ब्लॉकों में स्थित चुनिंदा रणनीतिक गांवों के व्यापक विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 6,839 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 को 2 अप्रैल 2025 को स्वीकृति दी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के अंतर्गत कई कदम उठाए हैं। अगर हाँ, तो चिन्हित पत्तनों का ब्यौरा क्या है और खरीदे जाने वाले ग्रीन टगों की संख्या कितनी है। समुद्री परिचालन में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इस पहल का क्या अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल का जवाब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के चरण 1 के 4 महापत्तन यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, VO चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण और पारादीप पत्तन प्राधिकरण का चयन किया गया है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक पत्तन द्वारा कम से कम 2 ग्रीन टग की खरीद या किराए पर लेना है। GTTP का लक्ष्य 2030 तक सभी महापत्तनों पर प्रचालनरत कम से कम 30% टग बेड़े को हरित और अधिक संवहनीय वैकल्पिक ईंधनों पर परिवर्तित करना है। GTTP को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की परिकल्पना की गई है।
2040 तक इसे पूरा करने के लिए नियत किया गया है, ताकि भारत के पत्तनों पर हार्बर ट्रक बेड़ों को मौजूदा डीजल ईंधन वाले टगों से हरित टगों में निर्बाध रूप से परिवर्तित किया जा सके। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी और पोत परिवहन क्षेत्र में लेवल 0 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने में योगदान मिलेगा। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद जग्गेश ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या निजी कंपनियों के साथ सहयोग किया है। क्या हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए किन्हीं भारतीय शहरों का चयन किया गया है। क्या देश भर में हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली बसों की बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा या रूपरेखा तैयार की गई है। क्या इन बसों के प्रचालन में सहायता के लिए हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बस प्रचालकों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार भारत को हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन कर रही है। सड़क परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए NGHM के अंतर्गत कुल 37 वाहनों और 9 हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों की 5 पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन 37 वाहनों में से 9 बसें और 6 ट्रक फ्यूल सेल आधारित टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हैं। ये वाहन देश भर में 10 अलग अलग रूटों पर चलेंगे, जैसे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, पूर्णांक, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगनगर, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, एडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और NH16 विशाखापट्टनम, व्यावरम। 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों के लिए स्थल ग्रेटर नोएडा, भुवनेश्वर, बालासोर, मुंबई राजमार्ग, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, राजकोट के पास, वडोदरा के पास और व्यावरम हैं। ये परियोजनाएं संगठनों के संघ द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें मेसर्स NTPC लिमिटेड और मेसर्स अशोक लेलैंड, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स टाटा मोटर्स, मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मेसर्स वोल्वो ट्रक्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स अशोक लेलैंड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एजेंसी केरल सरकार और मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 18 से 24 महीने के लिए परीक्षण करवाने के लिए NGHM से पायलट परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय सहायता 207.91 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन सेल ई बस विकसित की है। इसे बेंगलुरु में फरवरी 2023 में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी एनर्जी इंडिया वीक के दौरान हरी झंडी दिखाई गई। मेसर्स NTPC लिमिटेड ने भी लेह में 5 ईंधन सेल बसों के परिचालन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन स्थापित किया है। मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी 15 ईंधन सेल बसों का परिचालन कर रहा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी मामलों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद JB माथेर कीशम ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि पिछले 5 वर्षों में दर्ज खाद्य मिलावट संबंधी मामलों के आंकड़े क्या हैं। इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों में दोष सिद्धि की दर क्या है, परीक्षण किए गए खाद्य नमूनों में पाई गई मिलावट की दरों का ब्यौरा क्या है, क्या सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं कि सभी राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएं, अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और नियमों और विनियमों के प्रावधानों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य संघराज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन है। इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य संघराज्य क्षेत्र सरकारें निगरानी, जांच और निरीक्षण संबंधी कार्यकलाप करती हैं। ऐसे मामलों में जहां नमूने अधिनियम और बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए जाते, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत दंड संबंधी उपबंधों का सहारा लिया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए सभी राज्यों संघराज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से समीक्षा और संवाद करता है। राज्यों संघराज्य क्षेत्रों द्वारा विनियामक अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, नामित अधिकारियों की भर्ती के समय उनके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संबंधित राज्यों संघराज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर विनियामक अधिकारियों के लिए समय समय पर पुनश्चर्या और आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। FSSAI तकनीकी कौशल के निरंतर उन्नयन के लिए प्रयोगशाला कर्मियों, खाद्य विश्लेषक के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
FSSAI ने खाद्य पदार्थों के प्रचालकों को स्वच्छता और विनिर्माण पद्धतियों के प्रशिक्षण के लिए जुलाई 2017 में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। इसे फॉस्टेक कहा जाता है। अब तक देश भर में 25,70,000 से अधिक खाद्य प्रचालकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।